हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज थोड़े दिन ज़्यादा टाइम लग गए लेक्चर लेके आने में, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी पीपीटी तैयार कर रही थी, जिससे मैं आपको आगे की जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे के सारे तो नहीं करा पाऊंगी, वो आपको कहीं ना कहीं से करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी अपनी तरफ से कि मैं आपको जो बेस्ट और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनका करा पाऊँ। एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही रहेगा, क्योंकि हमने अपने कॉलेज टाइम में हर किसी ने ये सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ी होती हैं। तो बस एक मेरी तरफ से ऐसा है कि कभी भी ये लेक्चर आप उठा के देखो, आपका पूरा का पूरा जो ये पहला क्लास है सेल के बारे में होगा। हम पहले क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो सारे के सारे हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी ईटीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल, उसके बाद फर्दर लेक्चर आते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये क्लासेस तभी आएंगी जब आपको अगर अच्छा लगेगा। इस पर अगर आपका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप लाइक करते हो, कॉमेंट करके बताते हो कि हाँ मैम हेल्पफुल है, तभी आगे के लेक्चर्स आएंगे। अगर आप वॉच नहीं करोगे, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप देख रहे हो, या फिर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है और आप देख रहे हो, तभी ये लेक्चर कंटिन्यू होंगे। अगर एक अच्छे रेशियो में मुझे आपका सपोर्ट इस लेक्चर के लिए मिलेगा। तो अगर आपको इससे हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगे कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें मैम ने सही करा दी और हम सेटिस्फाई हैं कंटेंट से, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ मैम हमें कंटिन्यूएशन चाहिए इस लेक्चर का, तभी ये लेक्चर आएगा। चलो, तो विदाउट अ डिले, हाँ लिंक शो हो रही है आपको। तो जिन्होंने भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लो। उस पर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कोशिश करती हूँ कि मैं डेली डाल पाऊँ, बस अल्टरनेट डे पे तो मैं डाल ही देती हूँ। तो यूपी जीके के और जो भी कंटेंट हैं, जो भी पीपीटीज हेल्पफुल हैं, जो भी पीडीएफ हैं, बुक हैं, सारी चीज़ें, एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कशन हो गया, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई, वो सारी ग्रुप में पहले आ जाती है। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपडेट रहना है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो हमने बात कर ली, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर, जो कि है सेल। ओके, तो जी हाँ, तो हम सेल की बात करेंगे। ये देखो, एकदम अच्छी सी इमेज ढूंढ के लाए हैं हम, बिल्कुल एआई जनरेटेड। एआई का ज़माना है भाई, सब कुछ टेक्नोलॉजी। अब वो पुरानी पुरानी जो फोटोज़ होती थी ना, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें ऐसे सेल बना होता, कुछ पता ही नहीं चलता था कौन सा माइट्रोकॉन्ड्रिया है, कौन सी गोल्जी बॉडी है, कौन सी वैक्यूल है। इसमें देखो क्या एकदम मस्त धड़ाकेदार फोटो है ना, एकदम न्यूक्लियस साफ साफ पता चल रहा है किधर क्या है, एकदम डीएनए भी दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त वाली फोटो। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा चलो इसको ऐड कर लेते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करें सेल। सेल भाई साहब, हमारे जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है ना, उसको तोड़ते जाओ। हम एक एक तो हमारा ऑर्गन सिस्टम कई तरह के ऑर्गन, यानी कि कई तरह के जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं उनको मिला के बनता है। फिर ऑर्गन से अगर और नीचे जाओगे, और छोटी इकाई में जाओगे तो टिश्यू मिलेगा, और छोटी इकाई में जाएंगे तो आपको मिलेगा सेल। सेल जो है वो बहुत छोटी इकाई होती है। हम पूरा, अब सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल हम स्कूल से लेके कॉलेज तक सुनते हैं कि घर बनाते हैं ना, तो घर में हम ईट ईट लगाते, एक एक ईट लगा के हम पूरा घर तैयार करते। उसी तरह जो हमारी सेल होती है, जो छोटी छोटी सेल होती है, इन छोटी छोटी सेल्स को मिला के हम टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलके हम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कई तरह के ऑर्गन होते हैं जो साथ ही साथ काम कर रहे हैं। और उन कई तरह के ऑर्गन को बनाने में हम कई तरह के टिश्यूज से बनाते हैं, और टिश्यू में कई तरह की सेल्फ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक सेल यानी कि कोशिका, और आप इमेज में देख ही रहे होगे कोशिका को, एकदम सुंदर सी कोशिका है हमारी। चलिए, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। एक एक हम ऑर्गन के, जो भी एक एक सेल के जो भी ऑर्गेनल्स है ना, उसको डीप डाउन एकदम अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे। इसके अंदर घुस जाएंगे, कहेंगे भैया देखो तुम हमारे सिलेबस में हो और हमें तुमको उखाड़ के फेंकना है, यानी एक एक चीज़ों को पढ़ के रट के एकदम साफ कर देना है। चलो, तो आगे देखते हैं। आगे है हमारी डिस्कवरी। सबसे पहले तो डिस्कवरी किसने की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वैसे तो नए क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये पुराने बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन पुराने भी इंपॉर्टेंट है भाई सब, दिमाग घूमने पे है टीचर का, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब देखो, डेड सेल
जो हमारी कॉर्क में ना रॉबर्ट हुक साहब ने 1965 में कॉर्क के जो कॉर्क है, मतलब एक तरह से समझ लो कॉर्क यानी कि किसी पेड़ की छाल हो गई, छाल में उन्होंने डेड सेल को ढूंढा था। सबसे पहले जो ढूंढी गई थी वो लिविंग सेल नहीं ढूंढी गई थी, सबसे पहले ढूंढी गई थी डेड सेल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि डेड सेल किसने डिस्कवर की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कि कब डिस्कवर की थी? 1665 में। और जो हमारी लिविंग सेल है, अब आ जाते हैं लिविंग सेल यानी कि जिंदा जिंदा जो सेल थी, जो अपना सारा काम कर रही थी, जीवित मात्रा में थी, उसकी डिस्कवरी करी थी लुवेन हॉक ने। ठीक है, जो कि 1677 में की थी। कहाँ की थी? अब डेड सेल तो कॉर्क में ढूंढी गई थी, और जो हमारी लुवेन हॉक ने जो लिविंग सेल ढूंढी थी 1674 में, वो पॉन्ड वाटर यानी कि जो तालाब का जल है, तालाब का पानी है, उसमें ढूंढा था। ठीक है। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी के बारे में स्लाइडन एंड स्वान की जो सेल थ्योरी है वो बहुत प्रचलित है। ठीक है, हम अभी जब से सेल पढ़ना स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तब से हम इनकी थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिस्कवरी देख ली, अब थ्योरी देखो। थ्योरी में जो है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद जो हमारे आ जाते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहा कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि जो पूरे एनिमल और प्लांट, जो एनिमल और प्लांट की बॉडी है ना, वो सेल की बनी हुई है, कंपोज की गई है सेल की। ठीक है, और थ्योरी कब दी थी? 1838 में। ये देखो, फैक्ट याद रखना इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार देख लोगे तो दिमाग में कभी भी क्लिक किया तो इतना याद रखो कि 1800 में हुआ था। तो समथिंग 16-17 अगर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो वो एग्जाम्पल इलिमिनेट कर पाओगे। तो सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी, और इन्होंने क्या कहा था? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को कहा था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें लिख नहीं पाई मैं, लिख लो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब जो विरचॉव थे, इनका भी नाम सेल थ्योरी में एक तरह से लिया जाता है। इन्होंने बहुत बाद में काम किया था सेल के ऊपर। ठीक है, तो विरचॉव ने सेल थ्योरी पे काम किया था, स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, और स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा था? ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि पूरा जो प्लांट है, एनिमल है, वो सेल का बना हुआ होता है। बहुत खिचपिच हो गई इसमें। हाँ, तो अभी देखो, पूरा एनिमल बॉडी और प्लांट की बॉडी सेल की बनी हुई होती है। ओके, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा था। ठीक है, इतना हो गया। अब हम सेल के पार्ट्स को देखते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट ये देखो कि स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल यानी सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट अपना प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। हमारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करके आ सकता है कि कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टीसेलुलर है। ठीक है जी, तो पैरामीशियम, अमीबा, पेन कहाँ गई मेरी? जी हाँ, तो पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना और क्लाइडोमोनास। ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। पूरा रट जाना है आपको, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या? यूनि मतलब एक। ठीक है, एक ही सेल है। हमारी बॉडी जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी कई तरह की सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, सेल टिश्यू बनाते हैं, अभी पीछे डिस्क्राइब किया कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। पर इनका जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है ना, वो एक ही सेल पर डिपेंड होता है। एक ही सेल होती है, इसमें कई सेल मिलके नहीं बना रही। एक ही सेल होती है जो पूरा इनका जितना भी काम है वो सारा करती है। डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन से लेके जितनी भी काम होते हैं ना, पूरे वो एक सेल पे होते हैं। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो इतने ये जीव है ना, इनको यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, इतना तो बहुत बेसिक था। अब पार्ट ऑफ सेल को देखते हैं। देखो कितने सारे, एकदम एक छोटी सी सेल है और उसके अंदर कितना भरा हुआ है ना। और हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और शुरू करेंगे हम कहाँ से? अपने सबसे बाहर, जो इनकी बाउंड्री है ना, किसी भी घर को बनाते हैं तो उसकी बाउंड्री देते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब हम इसको बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सेल मेम्ब्रेन जो हो गई, वो पूरी की पूरी बाउंड्री होती है। फिर उसके अंदर एक एक आ जाएंगे आपके पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा लाल सा दिख रहा है आपको एकदम, ये न्यूक्लियोलस है। फिर लाइजोसोम है। ठीक है, वैक्यूल्स हैं, और फिर गोल्जी अपरेटस है, और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइजोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और साइटोसोल है, यानी अंदर सेल के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको हमने साइटोसोल कह दिया। और सेल मेम्ब्रेन जो ऊपर की, सबसे ऊपर की जो इनकी बाउंड्री है ना, ये तो देख रहे हो आप पूरी
ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो एक एक पार्ट को हम अलग कर करके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, जो सबकी ऊपर की बाउंड्री हो गई। अब याद रखो, हमारा जो घर है उसमें हम लगाएंगे, ठीक है, बॉडीगार्ड। ये हमारा घर हो गया जो कई तरह की सेल से मिलके बना है, और सेल के घर के बाहर हमने लगा दी बाउंड्री, और उसके बाउंड्री के बाहर हमने खड़ा कर दिया एक बॉडीगार्ड। ठीक है, ये बॉडीगार्ड कौन है? सेल मेम्ब्रेन हमारी बॉडीगार्ड होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है सेफ। बॉडीगार्ड सेफ प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन बॉडीगार्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे सेल का बॉडीगार्ड है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो सेल को सेफ प्रोवाइड करता है। थिन होता है, इलास्टिक होता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। हमारा बॉडीगार्ड क्या करता है, वो जानता है कि कौन से घर के मेंबर है, कौन से बाहर के मेंबर है, कौन से घर ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको एंट्री देनी है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वो नहीं पहचानता, जो कभी आज तक इतने सालों में नहीं आए गए हैं, किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। तो ये हमारा बॉडीगार्ड पहचानता है, तो वो सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्ट करके अंदर जाने देता है। इसी तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो जानती है कि किसको जाने देना है सेल के अंदर, किसको नहीं जाने देना है। तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, और मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसे पॉइंट ऑफ नोट कर लो कि वो सेमी परमिएबल होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? हमारे ऊपर बाउंड्री के बाहर रहती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किसमें किसमें पाई जाती है। और अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, हमने बॉडीगार्ड हटा दिया, तो हम सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? दरवाजा लगाएंगे ना भाई घर के बाहर। दरवाजा तो वैसे भी लगा होता है, लेकिन दरवाजा खुला रह गया तो सिक्योरिटी गार्ड लगा है तो सिक्योरिटी दे देगा। लेकिन मान लो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो अब हमें दरवाजा लगाना पड़ेगा, दरवाजे में लॉक लगाना पड़ेगा। तो दरवाजे का काम कौन करेगा? वो अब आगे देखो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देख लिया। अब सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टी हुई? ये मैंने कहा ना कि वो पहचान के घर के अंदर बाहर आने देगा। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा तुमको नहीं समझ में आएगा। ये देखो ये वाली फोटो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। यानी सेल की जो प्रॉपर्टी है ना, कि मान लो एक चलो एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा होता है वो किशमिश का होता है। हमने किशमिश ले लिया, अब किशमिश के बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो पानी है ना, वो जब किशमिश को पानी में डालोगे तो वो जो पानी है बाहर का, वो अपने अंदर ले लेगी, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो क्या हो गई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, पानी को ही अब्जॉर्ब करेगी। अगर पानी में कुछ ऐसा है जिसको उसको अंदर लेना है, तो वो पानी के अलावा किसी चीज़ को अंदर नहीं लेगी। पानी में कुछ भी डाल दोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ पानी ही अंदर जाएगा। तो ठीक है, सेमी परमिएबल हो गई। और क्या होता है, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ। किशमिश के अंदर जो भरा होता है ना, वो मीठा द्रव्य होता है, मीठा मीठा सा होता है ना किशमिश। तो पानी जो है प्योर वाटर है, इसमें ना कुछ चीनी है ना कुछ है, एकदम सादा पानी है। तो सादा पानी का कंसंट्रेशन कंपैरिजन टू किशमिश के अंदर जो पानी भरा है, जो मीठा पानी है, जिसको हम खाते तो मीठा लगता है ना, जिसकी वजह से, तो क्या करेगा? वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो वो डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, और जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है ना, प्योर वाटर से सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो वो ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस का ही एक टाइप डिफ्यूजन भी है, जिसमें ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। तो ओनली इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। हमारे अंदर नहीं होगा भाई, हमारे अंदर हमारे पास कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। तो सेल वॉल क्या होगा? ये जो हमारा दरवाजा है ना, ये ओनली प्लांट में होगा, बैक्टीरिया में होगा, और फंगल सेल में होगा। ठीक है, अब प्लांट में देखो ये सेलुलोज का बना होगा, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकोज का बना होगा, और काइटिन का बना होगा फंगस में। ये याद करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल वॉल हमारी प्लांट में बनी है तो वो किस चीज़ से बनी है, बैक्टीरिया में है तो इस किस चीज़ की बनी हुई है, और फंगस में है तो वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो सेल वॉल नॉट इन एनिमल सेल। ठीक है, ये याद रखना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ये भी प्रोवाइड करती है, सेफ ही प्रोवाइड करेगी, और ये फ्रीली परमिएबल होती है भाई। गेट है वो, उसमें से सब आ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि सेल वॉल है तो उसमें से सब आ जा सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन अगर लग गई ना, तो बॉडीगार्ड खड़ा हो गया, तो वो सिर्फ उन्हीं को आने जाने देगा जो जिसको वो पहचानता है, जिस
जिसको वो उसने देख रखा है, और अगर वो वहाँ से बॉडीगार्ड हटा दिए तो वो गेट है और गेट से कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है। देखो ये सेल हो गई, मिडिल लैमेला इसमें दिखा रहा है, सेकेंडरी वॉल दिखा रहा है एंड प्राइमरी वॉल, दो तरह की वॉल है सेल वॉल में भी, सेकेंडरी प्राइमरी दो तरह की वॉल इसमें दिखा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। न्यूक्लियस, हमने सेल की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो जी देखो, जो हमारा न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे पूरा अच्छे से उसका इमेज दिया हुआ है, जिसमें हमने न्यूक्लियोलस देखना है और ये धागे जैसी संरचना है, इसे देखना है। इसके अंदर द्रव्य जो भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो धागे जैसी संरचना उसको क्रोमेटीन कहते हैं, और ये जो बाहर आप रिंग जैसी संरचना देख रहे हो इसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स लग जाते हैं तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, और नहीं लगे होते हैं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह के न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले हम रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन अलग अलग हैं तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें रट्टा मारना है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के ऊपर होता है इन्वेलप, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो जो कि डीएनए और ये सारी चीज़ें फॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, दो तरह के क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन जो हमारा इन्वॉल्व होता है सेल डिवीज़न में, फिर क्रोमोसोम्स के फंक्शन में, और फिर डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलके फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शनल यूनिट होती है जीन होती है। ठीक है, डीएनए की फंक्शनल यूनिट कौन होती है? जीन होती है। चलो, तो यहाँ हमने देख लिया डीएनए के बारे में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था। सिंगल किसने दिया था? और क्रोमेटिन जो होता है वो मतलब किसने खोजा था और क्या? इतना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना होगा तो ये पीपीटी मिल जाएगी, इतना देख लेना। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी तो फिर आप बोर भी होने लगते हो। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। जी हाँ, अब साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। हमारी जो सेल है ना, यहाँ पे हमारी न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी चारों तरफ। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये पानी पानी सा पूरा लिक्विड लिक्विड स्ट्रक्चर में होता है ना, फ्लूइड स्ट्रक्चर में होता है, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब आ जाओ। सेल ऑर्गेनेल में हमने देखा माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है। देखो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, चलो अब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से तुमने लगा हुआ ये चीज़ देखा होगा गाइस। देखो अब ये ऐसे करके ना ऐसे लगा होता है, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, और जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें हमारा जो है राइबोसोम्स लगा होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्क होता है वो सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने का होता है, यानी ट्रांसपोर्ट का होता है, ये याद रखना है। और रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है ये याद रखना है। और इसे हम लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब ऑफ सीड कहते हैं। ठीक है, सीट और ट्यूब का जो लार्जेस्ट नेटवर्क है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें वेसल्स भी होती हैं और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी होती हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं। चलो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने बताया कि दो भाग में बांटा है हमने, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट और लिपिड होता है, जो हमारा फैट और लिपिड का मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, यही चीज़ें याद रखनी है आपको। और गोल्गी अपरेटस के बारे में आ जाओ, अब देख लेते हैं, जिसे हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी की थी ना, इनके नाम से ही हमने इसका गोल्गी बॉडी नाम रखा है, कैमिलो गोल्गी ने की थी। ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने जो इसकी डिस्कवरी की थी, इसको हम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी भी कहते हैं।
और डिस्पैचिंग होता है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, मतलब इसको कोई चीज़ अगर मिल गई तो ये यहाँ से वहाँ लेके जाने का काम करेगा, डिस्पैच करेगा, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, गोल्गी बॉडी को। और लाइजोसोम के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब कि ये लाइजोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो हमने अभी पीछे देखा ना, उसमें लाइजोसोम, और लाइजोसोम में ना डेड पैकेट करते हैं, ये जो कोई भी ऐसी सेल आएगी तो ये फट के ना उसको पूरा का पूरा मतलब डेड कर देता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी सेल में घुस गया और लाइजोसोम को ये पता चल गया तो इसे सुसाइडल पैक भी कहते हैं। और ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है ये इसी लाइजोसोम को बनाने में हेल्पफुल होता है, और इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। अब लाइजोसोम को देख लेते हैं डिटेल में। देखो अभी मैंने बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, जो सुसाइडल बैग कहते हैं लाइजोसोम को। सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो जैसे ही फॉरेन पार्टिकल इससे मिलेगा वो पूरा का पूरा फट जाएगा, और उसके बाद वो जो पार्टिकल है वो डेड हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं, यानी जो वेस्ट है सेल के लिए, जो सेल के लिए काम का नहीं है और सेल को हानिकारक है सेल के लिए, उसको ये क्या करेगा, डिस्पोज करेगा, खुद ही फट जाएगा, और जो इसके अंदर से निकलेगा द्रव्य उसकी वजह से जो सेल है वो या तो उसको इनगल्फ कर लेगा या तो अपने आप वो डेड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा लाइजोसोम का ये पार्ट हो गया। अब इसे हाइड्रेटिक एंजाइम होते हैं इसमें, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये याद रखना, लाइजोसोम पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है और एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डिस्पोजेबल या सुसाइडल बैग सेल को मारने में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऐसी हानिकारक सेल्स होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, चलो, तो अब राइजोसोम की बात कर लेते हैं। राइजोसोम तो आपने देखा ही, उस पे लगा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है बॉडी के लिए। और अब हम वैक्यूल्स की बात कर लें तो वैक्यूल्स भी हमारी रिजिड होती हैं और ये प्लांट सेल में ही पाई जाएंगी, एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, बहुत ही स्मॉल होंगी, ये टेम्पोररी बेस पे होती हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जो होती हैं वो हमारी प्लांट सेल में ही ज़्यादातर और रिजिड होती हैं, इनकी जो ऊपर की सरफेस होती है ना वो बहुत रिजिड होती है, ठीक है, और प्लांट सेल में पाई जाएंगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और 5 to 90% सेल वॉल्यूम जो होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बहुत छोटे से होंगे और टेम्प्रोरी बेस पे होते हैं, ये देख लिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, पावर हाउस कहते हैं, शुरू से ही याद है, खुद का इनमें डीएनए और राइजोसोम होता है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइजोसोम होता है, और फोल्ड को हम क्रिस्टाई कहते हैं, जो इसके अंदर ऐसे ऐसे से फोल्ड होते हैं ना, हम इसको क्रिस्टाई कहते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। अभी हमने देखा पीछे सिंगल मेम्ब्रेन था हमारा वैक्यूल्स, और ये क्या बोलते हैं, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन था। अब देखो ये जो हमारा आ गया माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर और आउटर दोनों, ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें, राइजोसोम्स होते हैं, और एटीपी सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स होते हैं हम इसको क्रिस्टाई कहते हैं, और एटीपी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, यानी एनर्जी सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। और पैराऑक्सीजोम का काम होता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को परफॉर्म करना, तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ, ऊपर ऊपर से चीज़ें पहले याद करो, बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, अगर टाइम मिलेगा तो बहुत डिटेल में चले जाना, ठीक है। अब प्लास्टिड की बात कर लें तो ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, और खुद का डीएनए और राइबोसोम इनके पास भी होता है, प्लास्टिड के पास भी हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के भी पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, और ये प्रेजेंट प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट सेल। और ये हम अभी हमने वैक्यूल्स देखा कि ओनली इन प्लांट सेल ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में ना के बराबर होते हैं, और प्लास्टिड का भी यही हाल है, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, और जो कि हमारे उसमें सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। और आ जाओ, प्लास्टिड जो है वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, और ये हमारा बहुत ही एनिमल सेल का पार्ट है, तो हमारे लिए जो कि सॉरी प्लांट सेल का पार्ट है प्लास्टिड, तो हमारे लिए एनिमल सेल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम प्लास्टिड को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, क्लोरोप्लास्ट बनाने में
उसको सेल डिवीज़न देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, हम सब जानते हैं, माइटोटिक और मियोसिस। माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, दो तरह का सेल डिवीज़न होता है। माइटोटिक में डिप्लॉइड सेल बनती हैं और डिप्लॉइड सेल दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एक सेल डिप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल मिलकर दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती हैं और माइटोटिक डिवीज़न होता है सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न को देख लेते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन भी मियोसिस सेल डिवीज़न को कहते हैं। डॉटर सेल आर हेप्लॉइड, हेप्लॉइड सेल बनेंगी और 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, 4 डॉटर सेल को एक साइम पे प्रोड्यूस करेंगी ये। ठीक है, पहले वो दो डॉटर सेल को, माइटोटिक में दो डॉटर सेल बन रही थी, पर ये 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेंगी। ऑकर इन जर्म सेल्स, और मियोसिस जो डिवीज़न है वो जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, जो कि यानी कि एग में फीमेल में और स्पर्म में, और मेल में स्पर्म में होगा। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो हमारा है ना मियोसिस है वो रिप्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन में। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन किसे कहते हैं? एक को कहते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन है? स्पर्म है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। ऐसे तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है अगर पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के लिए पूछेगा कि सबसे बड़ा सेल हमारे मनुष्य के शरीर में कौन सा है, तो वो एग है, और सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्पर्म है। इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो अब हम दूसरे स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। हाँ देखो, स्टेजेस होती हैं, जीवन स्टेज होती है जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, और G2 सबसे लंबी ग्रोथ फेज ही होती है, ये भी याद रखना है। सबसे लंबी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबी फेज कौन सी है, तो जीवन स्टेज। और एस स्टेज को हम DNA सिंथेसिस स्टेज कहते हैं। G2 फेज को ग्रोथ और प्रिपरेशन या माइटोटिक डिवीजन फेज कहते हैं। ठीक है, जीवन के बाद एस फेज सबसे बड़ी होती है, फिर G2 फेज होती है, फिर एम फेज सबसे छोटी होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी फेज कौन सी होती है? एम, यानी कि माइटोटिक डिवीजन सेल डिवीजन फेज सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? अब चलो, इतना भी देख लिया हमने, और मियोसिस को समझो। ये हमने कहा था कि मियोसिस है, फिर मियोसिस बढ़ के दो सेल बनाएंगी और दो सेल बन के वो 4 सेल हो जाती हैं। हर एक सेल दो सेल को प्रोड्यूस करती है, हर एक सेल दो सेल को प्रोड्यूस करती है मियोसिस में। और माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस की स्लाइड नहीं लगी है। 4 सेल को यहीं पे समझ लो। माइटोसिस में हमारा जो है, हर सेल जो है माइटोसिस, माइटोसिस में यही होता है कि हर सेल दो सेल को प्रोड्यूस करती है, एक ही सेल बनेगी और यूनि सेलुलर डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगा माइटोसिस में। सॉरी यार, क्या बोल रहे हैं हम? ये एक सेल हो गई, फिर इससे डिवाइड होके जो है, यहाँ से डिवाइड होके ऐसी सेल और दो सेल बन जाएंगी, ये मियोसिस डिवीजन हो गया। और ये यहाँ पे जो है वो एक सेल दो अलग अलग सेल्स को, दो सेल में पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, यहाँ पे एक ही सेल अलग होके दो सेल बना दे रही है। आई होप यार समझ में आ रहा हो आप लोगों को। देखो, मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है? मियोसिस में पूरी की पूरी एक सेल नई सेल बनती है, और माइटोसिस में वही सेल जो है, जो एक सेल है ना, वही अपने आप को दो भागों में बांट देती है। पूरी की पूरी यहाँ से एक अलग बन जाएगी, ये अलग बन जाएगी, और यहाँ क्या होगा कि एक वो खुद नहीं बटेगी, बल्कि एक नया, दो नए सेल्स को प्रोड्यूस करेगी, और वो सेल दो नए सेल और प्रोड्यूस करेंगी। इस तरह के फॉर्मेशन होते हैं। इसमें क्या होता है कि यही सेल जो प्रेजेंट टाइम में है, यही बढ़ जाएगी दो सेल में, ऐसे दो सेल हो गई, फिर ये सेल जो है यही बढ़ जाएगी दो सेल में। तो इस तरह का डिवीजन हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माइटोटिक और मियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। स्मॉलेस्ट होती है हमारी एनिमल सेल, और नो सेल वॉल होता है, और न्यूक्लियस इन सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। मेनी वैक्यूल्स हो सकते हैं एनिमल सेल में, मेनी वैक्यूल्स, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं। और कैन नॉट सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स, हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है, जितनी भी एनिमल सेल है ना वो बाहर से न्यूट्रिएंट अपना फूड लेती है। ठीक है, और
सिंथेसिस करती है न्यूट्रिएंट्स को। वन वैक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा सा वन वैक्यूल्स हो गया, और न्यूक्लियस ऑन अ साइड। जो प्लांट सेल है ना, उसमें न्यूक्लियस एक साइड में होगा और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ये देख लो स्ट्रक्चर है इसका, एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर हो गया। और ये भी है, ये मैं पीपीटी दे दूंगी, क्या क्या सेम सिमिलैरिटी होती है जो दोनों में होती हैं, और क्या क्या अलग होता है जो इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको अलग अलग से दिखाई देगा। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनल होंगे जिन पे कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेल डिवीज़न माइटोटिक टाइप का होगा, और इसमें क्या होगा, बाई बाइंड्री फीजन होगा, यानी मियोसिस तरह का, बाइंड्री फीजन तरह का होगा, और न्यूक्लियसिस एब्सेंट होगा। थ्री लैक मेम्ब्रेन और बाउंड, जो बाउंड्रीज ऑर्गेनल हैं जिनमें बाउंड्रीज हो जो है वो लैक करेगी प्रोकैरियोटिक सेल में, और स्मॉल होगा यूकैरियोटिक सेल जो बड़ी होंगी। जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो आपको याद रखनी है कि दोनों में डीएनए, दोनों में राइबोसोम, दोनों में साइटोप्लाज्म, और दोनों में सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में ही एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये नहीं देखेंगे चलिए गाइस, तो इंडोसाइटोसिस आज के लेक्चर में एक्टोसाइटोसिस, सिर्फ ये इतना मैं ही दे था। दूंगी, आप नोट्स अपने बना से लीजिए समझ और लेना, देख अच्छे से लेना, अपनी बस पढ़ाई यही करते होता है, रहिए। इसमें लाइक एंड बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर कुछ दीजिएगा। करने थैंक यू लायक सो तो नहीं मच। है।